हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। आपका दिन मंगलमय हो। आज एक नई क्लास के साथ में आप लोगों के सामने आया हूँ। इसमें अपना जो सिलेबस चल रहा है क्लास 10th का, उसमें हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार में अपना राष्ट्रपति वाला टॉपिक चल रहा है। राष्ट्रपति की हमें व्यवस्थापिका या विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं। 2 वीडियो पहले आ चुके हैं। उसमें हम राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका से संबंधित जो शक्तियां थी, आर्टिकल 331 वगैरह उसके तहत, और किस प्रकार से जो राष्ट्रपति है वो संसद से पारित होकर किसी भी कोई भी विधेयक होता है, उस विधेयक पर उसके पास 3 प्रकार की शक्तियां हैं। एक तो बताया था आपको कि विधेयक आता है, उस पर हस्ताक्षर करते ही कानून बन जाना। दूसरा जो राष्ट्रपति के पास शक्ति है वो जो मान लीजिए विधेयक जिस सदन से आया है उसी सदन को विधेयक पुनर्विचार के लिए वापस भेजना। लेकिन जब सदन से पुनर्विचार के बाद विधेयक वापस राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी बाध्यता है। चर्चा की थी हमने 42वें संविधान संशोधन की, जो 1976 में हुआ था, कि राष्ट्रपति की पुनर्विचार की जो शक्ति थी उसको प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति की पुनर्विचार शक्ति को पुनः प्रदान की गई वो शक्ति राष्ट्रपति को। तीसरी जो शक्ति हमने पढ़ी थी राष्ट्रपति की, वो जब कोई विधेयक आता है उस विधेयक पे न तो कोई जवाब देता है न ही उस विधेयक को पास करता है, जबकि अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित काल के लिए अपने जेब में डालकर रख सकता है। इसे जेबी वीटो कहते हैं, इसे निलंबनकारी वीटो भी कहते हैं। जेपी वीटो का प्रयोग, रिवाइज कर रहा हूं, जेपी वीटो का प्रयोग भारत का एक राष्ट्रपति बना था ज्ञानी जैल सिंह, जो कि सिख राष्ट्रपति था। उसने किया था 1986 के में, और विधेयक था डाकघर संशोधन विधेयक। उसके बाद हमने 331 की बात की थी। अनुच्छेद 331 के तहत अगर किसी राष्ट्रपति को ये लगता है कि लोकसभा के अंदर किसी अंग भारतीय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत 2 अंग भारतीयों को क्या कर सकता है, लोकसभा के लिए नॉमिनेट कर सकता है। आज का जो राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी जो शक्तियों में हम बात करेंगे, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। कौन सी शक्ति? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये शक्ति है अनुच्छेद 123 में। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123। यानी अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। मान लीजिए जब संसद का सत्र नहीं चल रहा, देखिए अध्यादेश क्या होता है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा, ध्यान देना, पूछ लेते हैं बात कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है और देश को किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए, चल रहा है और देश को किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए, किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए, ध्यान देना, सत्र नहीं चल रहा है और देश को किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए
तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश करे, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश करे, सिफारिश पर अध्यादेश जारी कर सकता है, जारी कर सकता है। समझ गए ना, ये राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। मान लीजिए किसी भी सदन का कोई सत्र नहीं चल रहा संसद का, और ऐसी स्थिति में कुछ मान लीजिए कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिस परिस्थितियों के कारण राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, अध्यादेश जारी करना पड़ेगा। यदि आर्टिकल जो 143 है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्थायी कानून होता है। अब अध्यादेश का समय क्या होता है, देखिए जो विकट परिस्थितियों के अंदर जो आदेश जारी किए जाते हैं, जो कानून बनाया जाता है उसे अध्यादेश कहते हैं। और ये कितने समय तक रह सकता है, ये जब अगला सत्र आएगा, अगला सत्र जैसे कोई भी जब अध्यादेश जब तक रहेगा जब तक वो सत्र नहीं आएगा, क्योंकि सत्र में तो स्थायी कानून बनाया जा सकता है। जब सत्र होगा तो अस्थायी कानून है, स्थायी कानून कब बनेगा, जब सत्र के दौरान या लोकसभा राज्यसभा की क्या बुलाई जाएगी वहां, तो उस समय सत्र की बैठक के प्रथम दिन से अगले सत्र की बैठक के प्रथम दिन से 6 सप्ताह तक, अगले सत्र की जो प्रथम बैठक होती है, प्रथम बैठक से 6 सप्ताह, मान लिया 43 दिन तक। यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, स्थायी कानून बनाया जाता है, वो कानून कब तक प्रभावी रहेगा, कब तक प्रभावी रहेगा, वो कानून जब तक प्रभावी रहेगा जब तक अगला सत्र नहीं आएगा। और अगले सत्र की जो प्रथम बैठक होगी, उस प्रथम बैठक, समझ गए ना, यह अध्यादेश है, अधिकतम कितने दिन तक है, अधिकतम 6 माह है, प्लस 42 दिन तक प्रभावी रह सकता है। ध्यान रखें कितने दिन तक, 6 माह प्लस 42 दिन तक प्रभावी रह सकता है। और एक ही विषय है, एक ही विषय पर एक से अधिक बार भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है, किया जा सकता है। टेस्ट में क्वेश्चन में पूछा हुआ अध्यादेश क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश को किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए, तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, सलाह पर, सुझाव पर राष्ट्रपति के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वही अध्यादेश कहलाएगा। और अध्यादेश का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 123 के अंदर। अध्यादेश का समय होता है, वो होता है जो अगला सत्र होगा। जैसे 3 सत्र बताए थे ना आपको, बजट सत्र, मानसूनी सत्र और शीतकालीन सत्र। तो जब अगला सत्र आएगा, उस सत्र की प्रथम बैठक होगी तब तक, यानी 6 सप्ताह या 42 दिन, और अध्यादेश एक से अधिक बार भी जारी किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है।
अब राष्ट्रपति की अगली जो शक्ति है व्यवस्थापिका विधायी शक्तियों में कौन सी है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करना। प्रोटेम स्पीकर कौन होता? देखिए, जब नई लोकसभा का गठन होता है, आम चुनाव के माध्यम से नई लोकसभा का गठन होता है, तो उस समय देश थोड़ी होता है, नहीं होता। ऐसी स्थिति के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा वरिष्ठ जो एमपी होता, सांसद होता है, ये स्टेट में भी होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है। तो एक प्रोटेम स्पीकर, एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति देखो, शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। प्रोटेम स्पीकर की 17वीं लोकसभा में कमलनाथ को क्या बनाया गया था? प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। इसको कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने, ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक नई लोकसभा, जो नई लोकसभा है, पिछला कार्यकाल पूरा हो चुका है, गठन के समय लोकसभा में सबसे अनुभवी व वरिष्ठ सांसद को राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किया जाता है। यदि प्रत्येक नई लोकसभा के बाद क्या? प्रत्येक नई लोकसभा के गठन के समय लोकसभा में इस समय लोकसभा में सबसे अनुभवी व वरिष्ठ सांसद को राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। ठीक है ना। प्रत्येक नई लोकसभा के गठन के समय जो सदन का या लोकसभा का सबसे अनुभवी सांसद होता है, वरिष्ठ सांसद होता है, उसको प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। समझ गए ना इतनी बात को? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। समझ गए ना इतनी बात को? अब आगे चर्चा करते हैं। और प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर को शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ भी कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। अब इस प्रोटेम स्पीकर के कार्य क्या है? देखिए, कार्य दे रखा है इसमें, केंद्र सरकार वाले चैप्टर में ये बात दे रखी है, तो ध्यान से पढ़ना आपको। अन्य सांसदों को शपथ दिलाना, अन्य सांसदों को शपथ दिलाना, ठीक है ना। तो प्रोटेम स्पीकर का पहला कार्य कौन सा है? अन्य सांसद। भाई जो 543 सांसद चुनकर के आएंगे ना, तो उस समय लोकसभा, पहले वाली जो लोकसभा है,
उसकी जगह नई लोकसभा बनी है तो नए सांसद भी आएंगे, पुराने सांसद भी आएंगे, उनको शपथ कौन दिलाएगा? कोई अध्यक्ष वगैरह तो होता नहीं है, इसलिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और वही अस्थायी अध्यक्ष प्रत्येक जो सांसद होते हैं उसको क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। तो पहला कार्य उस काल के सांसदों को क्या करना? शपथ दिलाना। दूसरा कार्य है लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। भाई कब तक? जब तक कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं बनता है। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, ठीक है। दूसरा कार्य कौन सा है? प्रोटेम स्पीकर का। भाई नई लोकसभा है, अध्यक्ष का नियुक्ति अभी तक की नहीं गई है, और ऐसी स्थिति में अगर लोकसभा की बैठक बुलाई गई है तो वहां अध्यक्षता कौन करेगा? ये प्रोटेम स्पीकर है, यही क्या करेगा? उस समय लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। दूसरा कार्य प्रोटेम स्पीकर का कौन सा है? लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। तो भारत का थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रथम जो प्रोटेम स्पीकर था वो सच्चिदानंद सिन्हा। कौन था? प्रथम प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर प्रथम लोकसभा में जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर। अब संविधान में कोई उल्लेख नहीं है प्रोटेम स्पीकर के पद का, यह अपनी सुविधा के अनुसार बनाया गया है। इसमें संविधान में कोई उल्लेख, कोई प्रावधान नहीं है कि प्रोटेम स्पीकर होगा, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होगी, ऐसी बात संविधान में नहीं दी गई है। समझ गए ना इतनी बात को? अब राष्ट्रपति के पास ये भी पावर है कि राष्ट्रपति समय से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति समय से पहले लोकसभा को भंग कर सकता है आर्टिकल 85 के अनुसार। अब समय से पहले भंग कैसे कर सकता है भाई? या तो मान लीजिए जो सरकार है, जो रूलिंग पार्टी है, उसके पास सदन में बहुमत नहीं है या उन पे किसी प्रकार का आरोप लगता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा? राष्ट्रपति सरकार से इस्तीफा मांग सकता, प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग सकता। और आपको पता है कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा त्याग पत्र मतलब संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र वहां सरकारी लिख जाएगी। अगर प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देता है तो वहां संपूर्ण मंत्रिपरिषद का सामूहिक इस्तीफा माना जाएगा और त्याग पत्र माना जाएगा। तो आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। किसको? लोकसभा। वित्तीय शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां पढ़ी हैं, व्यवस्थापिका और विधायी शक्तियां पढ़ी हैं। अब राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में यहाँ देखेंगे। वित्तीय मतलब धन से संबंधित शक्ति। समझ गए ना कि भारत की संचित निधि पे अधिकार किसका, पावर किसका होता है? भारत के राष्ट्रपति का। वित्तीय शक्तियां पहली बात है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में क्या उल्लेख है? अनुच्छेद 112 में उल्लेख है, अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष केंद्र का बजट लोकसभा में रखवाएगा। लोकसभा में रखवाएगा। समझ गए ना कि केंद्रीय बजट को अनुच्छेद 112 के तहत लोकसभा में रखवाने का, यानी किसकी अनुमति से बजट लोकसभा में रखा जाएगा? वो भी राष्ट्रपति की अनुमति से।
अब दूसरी बात है, राष्ट्रपति है वो केंद्र में प्रति 5 वर्ष के पश्चात, राष्ट्रपति केंद्र में प्रति 5 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति केंद्र में प्रति 5 वर्ष के पश्चात एक केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करेगा। 5 वर्ष के पश्चात एक केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करेगा। ये बात कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280। यानी अनुच्छेद 280 क्या बोलता है? क्या उल्लेख अनुच्छेद 280 के अंदर? अनुच्छेद 280 के अंदर उल्लेख है कि राष्ट्रपति केंद्र में प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात, यदि प्रति 5 वर्ष के पश्चात एक केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करेगा। इसका करेगा केंद्रीय वित्त आयोग का गठन। समझ गए? ये बात है अनुच्छेद 280 में। समझ गए ना? और राष्ट्रपति के पास जो केंद्र का बजट रखवाएगा प्रत्येक वर्ष लोकसभा के अंदर, ये बात कौन से आर्टिकल में है? 112, यानी अनुच्छेद 112 के तहत। अब भारत में जो प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था, देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? पता है किसी को? भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। कब? 1951। किसकी अध्यक्षता में? केसी नियोग की अध्यक्षता में। अध्यक्षता में। समझ गए ना? यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में किया गया था और केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। अब वर्तमान में जो 14वां वित्त आयोग है 2015 से 2020 तक, वर्तमान में 14वां वित्त आयोग कब से कब तक है? 2015 से 2020 तक। ये पूछे कि कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो 14वां वित्त आयोग चल रहा कब तक है? 2020 तक चलेगा, 2015 से 2020 तक। इसके अध्यक्ष कौन है? वाई.बी. रेड्डी। कौन है? वाई.बी. रेड्डी। ठीक है ना? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वाई.बी. रेड्डी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। और प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में। और 14वें वित्त आयोग कब से कब तक है? 2015 से 2020 तक। ठीक है? फिर एनकेसी है अगले, वाई.बी. रेड्डी के बाद एनकेसी है वो अगले वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे, यानी नंद किशोर अगले वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे, जो 15वां वित्त आयोग होगा। अब देखिए केंद्र की जो आकस्मिक निधि होती है, केंद्र की आकस्मिक निधि, कौन सी निधि? आकस्मिक निधि पर नियंत्रण राष्ट्रपति का होगा। ये बात निधि पर नियंत्रण राष्ट्रपति का होगा। ये बात कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 267 में। कौन से अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 267 के अंदर। ठीक है, केंद्र की आकस्मिक निधि पे किसका नियंत्रण होगा? राष्ट्रपति की। ये बात कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 267 में। तो ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में हमने चर्चा की है, इनको पढ़ना। आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।